बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो और मैं हूं आकिब खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्टेट तर्जुमान उमान वानी साहब। उमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। उमान साहब, पहले हमें बताइए किस मिशन और किस विजन से आपने जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था? पहली बात, मेरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक बहुत पुराना है, आज का नहीं है, तो इसलिए मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, देखिए मेरे फादर जो है ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो इस दुनिया में नहीं है, ही इज़ लेट नाउ। और मेरे घर में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, नोबडी हैज़ एवर एंटर्ड द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। अब क्या बात है कि मैं हूँ, अब मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके सजाद साहब ने मुझे मौका दिया आगे आने का। अब आप सोचिए, वो पार्टी जो आपका फैमिली बैकग्राउंड न देखे, बस एक इंसान को वे करे इन टर्म्स ऑफ हिज टैलेंट, मुझे लग रहा है वो पार्टी हर एक के लिए अच्छी है। अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, यू विल सी फारूक अब्दुल्ला, यू विल सी उमर अब्दुल्ला, यू विल सी सागर साहब, आप उनके बेटे को भी देखेंगे, यू विल सी अकबर साहब, आप उनके बेटे को भी देखेंगे। ऐसी ऐसी 100 एग्जाम्पल्स है पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पीडीपी में। लेकिन जब आप पीसी की बात करते हैं, देयर इज ए रियलिटी, रेयरली ऐसा ओकेजन होगा अगर किसी को चांस दिया जाएगा जो कि किसी फॉर्मर पॉलिटिशियन का बेटा हो। क्योंकि पीसी में सिर्फ एक चीज़ का मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसका प्रिंसिपल ये है कि आप उसको मौका दो जिसमें टैलेंट हो, उसमें मौका दो जो एलिजिबल हो। लेकिन बाकी पार्टियों में खानदानी राज चलता आया है, वो चलता रहेगा। उमान साहब, हमें ये भी बताइए कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस टाइम पे अनसर्टन माहौल है। हर एक चीज़ पे 5 रुपए से लेके 500 करोड़ तक जो भी चीज़ें हैं उन पे विजिल रखी जाती है। अभी 5 रुपए की भी चीज़ देख लीजिए, 5 रुपए ट्रांजैक्शन कहाँ से लाया जी पैसा, 500 करोड़ जी कहाँ से लाया जी पैसा। कुछ करो तो हाँ जी, इसका फॉर्मर बैकग्राउंड निकाल के इसको पूरी एजेंसियाँ पीछे लगा दो। आई थिंक दिस इज अ वेरी अनसर्टन एनवायरनमेंट आउट हेयर। तो लेकिन गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट शुड एंड इलेक्शन कमीशन शुड कम टुगेदर एंड टेक ए कॉल ऑन द इलेक्शंस ऑफ JNK। ये बहुत ही नेसेसरी है इस टाइम, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों के लिए। लोग विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती अगर लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है इस टाइम पे। आई थिंक इलेक्शन इज प्रीटी नेसेसरी इन दिस एनवायरनमेंट, राइट। 370 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, मेरे ख्याल से जो वादे किए गए थे 370 के टाइम पे, जब डिकमीशन किया गया था 370, उस टाइम पे ये वादे किए थे होम मिनिस्टर साहब ने कि इन्वेस्टमेंट्स आएगी। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था एम्प्लॉयमेंट आएगी। जो पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है वो यहाँ भी आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑन कार्ड्स नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस जब स्टैग्नेंट हो गया तो एम्प्लॉयमेंट का भी आना प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है, और देखने को भी मिल रहा है कि पुराने से भी कम है। उसके बाद रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, सबकी ज़बानें बंद की जाती है, राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन पे पूरा बार किया जाता है, मुंह लोगों के बंद किए जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन आई थी कि एम्प्लॉयज़ अपना सोशल मीडिया नहीं पे कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकती। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का आईन बोलता है कि you can criticize any government policy, any person can criticize any government policy. Why should somebody be barred because of all this? मेरे ख्याल से दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी यहाँ पे हो रहा है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुल्म पहले बहुत बड़ा जुल्म था, उसके बाद पीडीपी ने कंटिन्यू किया। आई थिंक बीजेपी इज कंटिन्यूइंग दैट। बीजेपी शुड गिव रिलीफ एंड शुड बी एक्सेप्शन टू फॉर्मर रूल्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी। क्योंकि अगर हम बात करें 370 के बाद पूरा जो सिनेरियो है वो पॉलिटिकल वो चेंज हो चुका। अगर हम बात करें, क्या इस वक्त यूनाइट होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, यूनाइट अगर आपको होना है, देयर मस्ट बी दैट आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटिंग। ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटिंग होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज, if a particular lobby is honest in telling that we are standing for restoration of Article 370, तो उनके इंटेंशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। अब मुझे बताइए, आप एक लॉबी बना रहे हो, हम भी एक पार्टी में, हम भी एक लॉबी में चले गए PAGD में। मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही DDC इलेक्शन आने लगे, उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हर एक के खिलाफ खड़े कर दिए। अगर आप मुझे 7 सीटें दे रहे हो लड़ने के लिए, मुझे चुप करके लड़ने दीजिए। वाई टू क्रिएट प्रॉक्सी कैंडिडेट्स? So the intention is not clear that we are fighting for restoration of Article 370. Intention is not clear. अगर सबसे ज्यादा इरोजन आर्टिकल 370 ने का किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, पीडीपी ने किया है। 97 सब्जेक्ट्स, ये आप सुन लीजिए और सीख लीजिए, 97 सब्जेक्ट स्टेट सेंट्रल लिस्ट में थे, जो स्टेट को हमें मिलते थे 370 से कि आप इस पे लेजिस्लेट करो।
सिर्फ 3 पे कानून बनाता था सेंट्रल गवर्नमेंट। जब एब्रोगेशन का टाइम आया, आर्टिकल 370 का डिकमिशनिंग का टाइम आया, उस टाइम 95 सेंटर के हाथ में जगह गए हुए थे, सिर्फ 2 हमारे हाथ में थे। इतनी इरोजन किसने की थी? इतनी इरोजन की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने। अब इनकी इमेज हिट हो रही थी आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने से होने से, तो इन्होंने बना दी पीएजीडी। पीएजीडी का सोल मकसद इनका रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं है। पीएजीडी का सोल मकसद है जो हमारी खोई हुई इमेज है ड्यू टू डिकमिशनिंग ऑफ आर्टिकल 370 वो रेस्टोर हो जाए। किसी तरीके से ये बताया जाए कि तब तक के ऑटोनॉमी के पीछे लोगों को पागल करते रहे, सेल्फ रूल के पीछे पागल करते रहे, अब आर्टिकल 370 के पीछे पागल। अदरवाइज उमर अब्दुल्ला इन हिज ओन स्टेटमेंट से that it is not possible by any legislative measure to bring back article 370। 370 किसी भी legislative measure से वापस नहीं आ सकता। it is only the judicial remedy that can bring back article 370। अगर सिर्फ judicial remedy से वापस आ रही है तो मुझे बताइए PAGD फॉर्म हुई क्यों है? he is accepting this fact। ना मुझे बताइए आप, ये सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट PAGD उन्होंने खड़ा किया है जो लोगों को ये बताएगा कि हमारी जो इमेज खराब हुई है, प्लीज रेस्टोर दैट थिंग बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर समथिंग दैट वी हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम 70 years एंड फूलिंग द पीपल। दे फूल पीपल रादर देन डू समथिंग कंक्रीट ऑन द ग्राउंड। मान साहब, जो 370 से पहले यानी 5 अगस्त से पहले यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो था या पॉलिटिकल स्कोप अगर हम कहें यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का, क्या लग रहा है कि वो पूरा इस वक्त खत्म हो चुका है? देखिए, जब भी यूटी कोई बनती है, वी आर यूटी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मींस इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड आउट हियर। यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे, हम यूटी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, बट स्टिल आवर मिनिस्टर्स एवरीथिंग विल हैव लिमिटेड पावर बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर एंड मल्टीपल अदर दिस सब्जेक्ट्स फॉल अंडर द डोमेन ऑफ सेंटर। वो सेंटर को जाते हैं जिस पे वो लेजिस्लेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट मस्ट बी डन एज सून एज पॉसिबल, ताकि यहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए और वो उन पे लेजिस्लेट करे, वो उनका काम करे। और अगर आप देखेंगे, आपने जैसे बोला देयर हैज बीन द श्रिंकिंग ऑफ पावर, इस टाइम तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम देयर इज अ डिक्टेटर, देयर इज अ सेंट्रल एजेंट। एक गवर्नर सेंट्रल एजेंट होता है अंडर आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेंट्रल एजेंट का काम कर रहे हैं। देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव। आई थिंक इफ डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, वेयर इज बाय द पीपल एंड वेयर इज फॉर द पीपल? जो भी डिसीजंस गवर्नर ले रही हैं दैट इज एंटी गवर्नमेंट, एंटी पीपल, एंड जो भी डिसीजंस और इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी दैट इज बाय द गवर्नमेंट। मुझे बताइए, दिस इज अ कंप्लीट डिक्टेटरशिप। आई थिंक दिस इज अ legal dictatorship that you get a dictator being appointed by process of law। तो कानूनी डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे। आई थिंक दिस विल एंड अप वही एज, अगर हम 370 के बाद इंडिया का रेस्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा अच्छे से इंटीग्रेट हुए हैं, जो कि होम मिनिस्टर साहब ने बनाया था, विद लाइक रेस्ट ऑफ इंडिया वी शुड हैव द सेम राइट to select to vote our representatives to get them into power and let them decide what is good for us and what is bad for us। उमन साहब, 5 अगस्त यानी 165 स्टेट लॉज को खत्म किया गया एंड 1965 जो यूटी के कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, क्या 165 जो कानून थे वो वापस आएंगे? देखिए, सीधी सी बात है, जो स्टेट के हक में होगा, अगर इफ एज अ स्टेट वट एवर विल फॉल इन द स्टेट लिस्ट टू लेजिस्लेट, definitely there will be concurrence on the process and every law will be dealt in which will be people friendly rather than against the conscience of the people। law का काम होता है रेगुलेट करना, and we feel there is need to change every law that is against the people, जो भी हमारे हक में है। बट वी आर नॉट गोइंग टू टेल लाइक अदर पार्टीज के हम पीएसए वो करेंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट पीएसए लॉ एंड ऑर्डर राइट नाउ एज ड्यूटी इज इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। हमारे हाथ में हक नहीं है। लेकिन अगर स्टेट आई, देन वी विल बी हैविंग द डिसाइडिंग पावर एंड वी विल सी ईच एंड एवरी लॉ हाउ इट हैज बीन चेंज्ड, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज डैमेजिंग द rights of the people। if it is damaging the rights of the people, I think it needs change and we are going to change it। क्या उमान साहब, क्या लग रहा है आपको, जो जम्मू कश्मीर का जो मसला है, ये डेवलपमेंटल मसला है या पॉलिटिकल मसला है? सीधी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज अ पार्टी एक्सेप्ट JNK as a problem between center and the state। I think the rigging took place in 1987, thereafter the militancy followed। I think that has been the table turning episode in the history of Kashmir। वो table turning episode है कश्मीर की हिस्ट्री में, ये आपको मानना पड़ेगा। Till you are not conceding the fact that this militancy, this extremism in the state of Jammu and Kashmir is a result of that rigging, till then you are not acknowledging Jammu and Kashmir a problem between people of
कश्मीर एंड द सेंटर। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एड्रेस करना चाहिए 1987 की रिगिंग जिन्होंने की। देयर शुड बी a sit formed on that. They should give the total number of killings that have taken place from then to now. They should give कि कितने लोग मरे उस रिगिंग की वजह से, क्या क्या उस कश्मीर में हुआ इस रिगिंग की वजह से। यहाँ पे हमारी सफायर इंडस्ट्री होती थी, नीलम जिसको बोलते हैं, वो बंद हो गई। बड़े बड़े कारखाने, HMT एक घड़ियों की फैक्ट्री हुआ करती थी, पूरे इंडिया में मशहूर थी, खत्म हो गई। तो ये इकोनॉमिक लॉस जो पीपल्स जिनका मरना, जब तक उनका किसी के ऊपर बर्डन न डाले जो उस चीज के लायबल है, देयर कैन नॉट बी ट्रस्ट फॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेंटर। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है that is acknowledgement of that very episode as the root cause for killings and death of the people in this valley, and that is the actual problem. This is the fight of democracy that was going on at that point of time. I think violation of democratic rights took place at that point of time. First of all, center should acknowledge that fact. Thereafter, you will come to know what problem is it. Is it problem that there was bad governance and national conference took power and started just looting people, killing people on pretext of because यहाँ पे हालात खराब है। हर दिन हालात ज्यादा ही खराब होते हैं, कभी हालात ठीक हुए ही नहीं है। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि जो लोग जिम्मेदार थे यहाँ पे हालात करने के लिए वही गवर्नमेंट में थे। अगर कोई और होता शायद वो ठीक करने की कोशिश करता, बट द पीपल हु डिड ऑल दैट वर इन पावर टिल नाउ। जो इस वक्त जो खामोशी है, क्या ये अमन है या बीजेपी का दबाव है? देखिए, एक चीज को तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत कम खून खराबा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के ज़माने में इतना खून खराबा देखा है कि आज लगता है कि शायद बहुत जाने बची हैं। दिस इज अ बेनिफिट दैट शुड गो टू। और तभी हमारे लीडर बोलते हैं वो ऐसा जुल्म वुशमुत एक कमन हो कि बीजेपी क्या जुल्म को ऐसा नेशनल जुल्म वुशमुत, एंड दैट इज ट्रू इन फैक्ट। आप इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ किलिंग्स, आप देखिए ज़्यादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ किलिंग्स बहुत ज़्यादा है PDP के दौर में। इंजरीज, आई इंजरीज, ब्लाइंडनेस, ये सब ज़्यादा है। PSA ज़्यादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के दौर में। इन दैट कंटेक्स्ट आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू रेगुलेट एक्सट्रीमिज्म एंड दिस। का मानना इस वक्त खामोशी है, अमन है, सच में तब्दीली आई है? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा ये तब्दीली है या डेटरेंस है। मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे स्टैटिक्स इस चीज की तरह इशारा करते हैं कि दे हैव बीन सक्सेसफुल देन द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP टू स्टॉप ब्लडशेड इन कश्मीर। दैट इज ट्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि बिकॉज नेशनल और PDP ने तो बहुत खून खराबा किया भाई, या ये सबको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत PSAs लगे हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है जब से गवर्नर साहब यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो तब से मुझे कहीं पे ये दिख रहा है कि खून खराबा और गोलीबारी बहुत ही कम हो गई। आप भी का भी कहना है कि 370 और वापस हमें नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए कि इस वक्त अमन है, हमें यही सरकार चाहिए गवर्नर साहब से जो आउट ऑफ द स्टेट रहने वाले हैं और वहाँ पर यहाँ पर 1 करोड़ से जायद अवाम पे जो इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं। देखिए, आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो मैंने कभी बोली नहीं। मैंने पहले ही बोला कि आपको इलेक्शंस करने चाहिए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप की डेमोक्रेसी में कोई भी जगह नहीं है। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंट्री। ये कंट्री ही इस फॉर्म पे बनी थी, देयर मस्ट बी प्रिवेलिंग डेमोक्रेसी, तभी हम बोलते हैं इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नर पोर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन से है वो हटना चाहिए। देयर शुड बी नो गवर्नर coming into any state. He is an alien person. He does not know people. He does not know sufferings of people. He does not know customs out there. He does not know usages out there. So इसलिए एक alien बंदा आता है बाहर से, he starts running government in that state, which is very ununderstandable to him. यहाँ की पोजीशन अनअंडरस्टैंडेबल टू गवर्नर है। आई डोंट थिंक एनी सच पर्सन शुड बी एवर रूलिंग ए स्टेट विच इज अनअंडरस्टैंडेबल टू हिम। आधे लोग अभी भी कह रहे हैं कि 53 की पोजीशन वापस चाहिए, आप भी चाहते हैं? देखिए, मैं पहली बात बता रहा हूँ, नाउ 370 हट चुका है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इट। रियलिटी ऑफ इट, देयर इज अ सब जुडिस केस इन द कोर्ट में सब जुडिस केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देगी, that has to be accepted. Now question is, as a political party I should be saying I will contest it to the best of my abilities in that हम पहली political party है जो सुप्रीम कोर्ट में गई और इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया। Now the question is, हम वो बहुत ही पूरी तरह से लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे,
दैट इज देन देयर आफ्टर। क्या कोई भी गवर्नमेंट बोल सकती है कि मैं 370 स्टेट लेजिस्लेचर से वापस दूंगी या नहीं दूंगी? नहीं दे सकते। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए या रेस्टोरेशन के लिए, वो सेंटर के पास है। देयर आफ्टर यू हैव टू टॉक टू सेंटर, चाहे भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या आपके उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सजाद साहब हो, बुखारी साहब हो, मैडम मुफ्ती हो, एवरीबडी whosoever is in the power has to talk to the central government और multiple aspects, not only about 370. We are a landlocked state. हर एक चीज जो है that comes from the outside. So question is that we have to be people telling them the reality that अगर हम गवर्नमेंट में आएगी, हमें बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ, सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है उनसे बात करनी पड़ेगी। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। हमें ये बताइए आखिर में जो अभी भी आपके जैसे नौजवान, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रह रही है, वजह क्या? मेरे ख्याल से ये एनसी की जो मोनोपोली रही है पॉलिटिक्स पे, जैसे ही किसी ने अचानक जुबान खोली, या तो वो जेल गया, या तो वो कब्र में गया, या तो वो पाकिस्तान गया। तीन ही जगहें थी। एनसी ने जो मोनोपोली मेंटेन यहाँ पे की थी पिछले 50 साल में, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। देयर मस्ट बी डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियन दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस ऑफ द योर व्यू इज व्हाट मैटर्स। आपका व्यू जो एक्सेप्ट होना चाहिए, दैट शुड मैटर, दैट इज व्हाट शुड मैटर फॉर अस एज अ पार्टी। वी एक्सेप्ट डाइवर्स व्यूज। मेरे सजाद साहब इस टाइम नहीं बैठे हैं, व्हाट आई शुड से, आई हैव टू जस्ट be in compass to the party line. I have to be a person who is very much faithful to my party. I have to be a person who is very much having the talent and understanding of the things. That is the only what is needed for me to be in the politics. Now question is, जब पुराना नैन्सी और पीडीपी का जमाना था, आप तभी सही थे जो उनके गुणगान गाए। आप अगर सही नहीं हो तो आप कब्र में जाओगे, या तो आप पीएसएफ से जेल जाओगे, या अगर उन दोनों चीजों से बचना है तो पाकिस्तान चले जाओ। उसी चीज को रटते यहाँ के यूथ एलियनेट हो गए फ्रॉम द पॉलिटिक्स। एंड द ओनली थिंग इज कि आपको अगर पॉलिटिक्स में लोगों को लाना है, यू हैव टू एक्सेप्ट देयर व्यूज, यू हैव टू एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द व्यूज, यू हैव टू एक्सेप्ट व्यू ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल यूथ। आखिर में हाँ या ना में जवाब देना आखिर में, क्योंकि जो टाइम भी हो चुका है। अगर आपकी सरकार बनी, आप यहाँ पर मेजॉरिटी आपकी यहाँ पर सीट्स आई कश्मीर में, क्या आप बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे? सीधी बात है, we will form government with each and every party that will get the mandate of the people, except with the parties जिनके नाम यहाँ पे bloodshed है। That's a very simple answer। आपको गुजरात कुछ याद है? हमें याद है, वो तो उस टाइम फारूक साहब, उसमें 2002 में फारूक साहब की और बीजेपी की कोalition थी। आपने कल की न्यूज़ सुनी? देखिए 2002 में फारूक साहब भी, मैं आपको याद दिला दूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ वैसे क्या है मुझे पता? 2002 ही है, तो आपको पता नहीं होगी। आप सुनिए, 2002 में फारूक अब्दुल्ला की और अटल बिहारी वाजपेयी की कोalition गवर्नमेंट थी एट सेंटर। आपके उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे उस गवर्नमेंट में, और 2002 के राइट्स गए और उन्होंने उनके साथ कंटिन्यू गवर्नमेंट की, कंटिन्यू वो गवर्नमेंट में रहे। आई थिंक जब हो रहा था, जब लोग मर रहे थे, तब उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो अब क्यों आएगा? हमें 2002 भी याद है, हमें 1987 भी याद है, हमें 1996 का इकवान भी याद है, हमें लंदन से आके यहाँ पे सीधे सीट पे बैठना वो भी याद है, हमें 2010 की किलिंग भी याद है, हमें 2002 की कोalition भी याद है, हमें 2014 की किलिंग्स, 2014 फ्लड विक्टिम्स को कुछ न करना वो भी याद है। हम सब याद रखते हैं, और मेमोरी इज शार्प एनफ फॉर एवरीथिंग। आखिर में नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? मेरे पास यही मैसेज है, एक नौजवान को आज दे शुड लुक फॉर द चेंज, दे शुड लुक फॉर द पार्टी व्हिच डज नॉट बिलीव इन द पॉलिटिकल हायरार्की। आई थिंक दैट इज द ओनली मैसेज आई वांट टू पास टू द यूथ ऑफ दिस स्टेट। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान उमर वानी साहब। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, खुदा।